हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्रामर सिलेबस को नहीं समझोगे किसी भी टॉपिक को आप ध्यान से नहीं समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक का कोई भी चैप्टर है, उसको आप ठीक से नहीं समझ सकते हो यदि आपने ग्रामर सिलेबस को ठीक से नहीं समझा। तो देखो, जो ग्रामर सिलेबस है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें 4 चीज़ों को रखा जाता है, जिसमें आपका पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा सिंथेसिस और चौथा होता है आपका सिंटैक्स। तो देखो, 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय आपका चौथा पॉइंट चल रहा है आपका सिंटैक्स, जिसको कहा जाता है वाक्यों को शुद्ध करना। यानी कि वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि यदि आपने उस टॉपिक की एक्सरसाइज को नहीं किया, क्योंकि जब हम आपको समझाते हैं तो रूल्स लिखाते हैं, उसके 1 या 2 एग्जाम्पल ही हम आपको डिस्कस कराते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के माध्यम से हम उसके 15-16 वाक्यों को कवर करा देते हैं, तो वो टॉपिक जो है हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो इसे बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि आने वाले समय में कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो उसमें आपको सिंटैक्स देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं कि इंटरमीडिएट में ये 2 नंबर का आता है, लेकिन आपको इन 2 नंबर को नहीं देखना है, आपको अपने फ्यूचर के बेस से देखना है। क्योंकि इंटरमीडिएट में मान लीजिए 2 नंबर का आता है, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो होती है तैयार हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, इन चीज़ों को आप एक बार पढ़ लोगे आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो सिंटैक्स है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि 10-20 वाक्य इसके तैयार कर लिए और वो वाक्य उनको वहाँ देखने को मिल जाते हैं और उससे वो 2 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको इंटरमीडिएट में तो फ़ायदा हो गया, लेकिन उनको आगे उसकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आप इस समय इसकी तैयारी कर लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने आपको बताया था कि हम इसमें ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने इसको नहीं समझा तो कोई भी चीज़ इंग्लिश की आपकी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएगी। इस समय जो टॉपिक चल रहा है आपका चौथा टॉपिक सिंटैक्स, यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना। क्या है? वाक्यों को शुद्ध करना। तो देखो, इसमें आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। किसको? एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इसकी एक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी रूल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको वाक्य दिखाई देंगे और वाक्यों के बेस से ही आपको इसके रूल का पता लगाना है। और रूल जब आपको याद आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, मैंने उसको जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया सेम उसी प्रकार से लिखा है। क्वेश्चन है आपका करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो निम्नलिखित वाक्य दिए हैं उनको करेक्ट करिए या उनको सही करिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन करने को आएंगे, आपको 4 दिए होंगे तो 2 की चॉइस होगी, तो 2 तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन 2 वाक्यों को ही सही करना सब कुछ नहीं है। हमें आपके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है और फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छी तरह से ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से बीट कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5 और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें आपको प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको प्रत्येक वाक्य को उसके नियम के हिसाब से समझाएंगे,
ताकि यदि दोबारा ये वाक्य आपके सामने आए तो आप देखते ही पहचान जाएं कि इसमें तो ये गलती है और ये इस तरह से सही हो सकती है। तो देखिए हमने कुल मिला के 14 वाक्य दिए हैं। बहुत ही बढ़िया तरह से वाक्यों को समझना है ताकि एक एक वाक्य आपकी समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में यदि आपको वाक्य कहीं दिखाई देता है तो देखते ही आप उसको बिल्कुल करेक्ट कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है। पहला वाक्य है वी शुड नॉट लाफ ऑन द पुअर। वी शुड नॉट लाफ। अब देखो इसमें लाफ शब्द आ गया और क्या आ रहा है इसमें ऑन। तो देखो एक नियम होता है कि लाफ के बाद हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एट, यानी कि यहाँ पर आपका एट आएगा। तो लाफ के बाद हमेशा क्या आता है? एट आता है। तो ये फिक्स वाली प्रीपोजिशन होती है। कैसी होती है? फिक्स। फिक्स से मतलब जो आनी है सो आनी है, ठीक है। तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं तो उनको हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस कर दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि फिक्स वाली जो प्रीपोजिशन है उनको बता दिया जाए आपको, तो हम इनको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम इनको एक चार्ट के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑन की जगह पर एट आ जाएगा क्योंकि लाफ के बाद हमेशा एट आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्टमैन नॉक्ड ऑन द डोर। इसमें भी देखो ऑन आ रहा है और नॉक के बाद भी हमेशा क्या आता है? एट आता है। नॉक के बाद क्या आता है? हमेशा एट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको काट के एट आ जाएगा, यानी कि एट इसमें भर जाएगा। तो देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे, काफ़ी बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इनको दोनों को ही ऐड कर रख दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं समझ पाते हैं और हो सकता है कि यही वाक्य रिपीट हो जाए, तो आसानी से आप इसको सही कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर वाज प्राउड ऑन हिज वर्क। यानी मेरे भाई को अपने कार्य पर क्या है? गर्व है, अभिमान है। तो ऑन आ रहा है, पर के लिए ऑन सही है, लेकिन प्राउड के बाद हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें आपका? ऑफ। प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से ये फिक्स वाले प्रीपोजिशन है, फिक्स वाली, जो आपको याद होनी चाहिए। आपको याद होगी तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें करेक्ट कर सकते हो। चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। तो देखो हमको वेरी दिया हुआ है और हमने एक नियम बताया था कि वेरी यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें वेरी का प्रयोग बहुत ही गलत माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेरी के स्थान पर हम मच का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? मच का। यानी कि करेक्शन के लिए, यदि करेक्शन के लिए एग्ज़ाम में कोई वाक्य ऐसा आता है कि उसमें वेरी दिया है, क्या दिया है? वेरी दिया है और वर्ब से पहले वेरी दिया है, यानी कि कहें तो एचवी के बाद वेरी दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? आप उसको मच में बदल दोगे। किस में बदल दोगे? मच में। क्योंकि मच में बदलने पर क्या हो जाता है? वो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता है। पांचवा वाक्य देखते हैं। आई वॉज नेवर बॉर्न इन दिल्ली। तो देखो आई वॉज नेवर बॉर्न इन दिल्ली, यानी कि नेवर का प्रयोग हर जगह नहीं करते हैं और वाज के साथ नेवर का प्रयोग वैसे भी गलत माना जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉट। तो आई वॉज नॉट बॉर्न इन दिल्ली, तो नेवर के स्थान पर क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। छठा वाक्य देखते हैं। रितु इज इनफ रिच टू बाई ए कार। इनफ, इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसकी यह विशेषता बताता है। मैं आपको बता दूं कि बाकी जो एडवर्ब होते हैं वो उस शब्द से पहले आते हैं जिसकी विशेषता बताते हैं, लेकिन इनफ एक ऐसा एडवर्ब है वो जिसकी विशेषता बताता है उसके बाद में आता है। तो ये किसके लिए आया है? रिच के लिए आया है। किसके लिए? रिच। जब रिच के लिए आया है तो रिच के बाद ही आएगा। तो रितु इज रिच इनफ टू बाय ए कार, ठीक, करेक्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। सातवां वाक्य देखते हैं। स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज। अब देखो ऑलवेज वर्ड ऐसा है जो इम्परेटिव सेंटेंस में यदि आता है, इम्परेटिव वाक्य में यदि ऑलवेज शब्द आता है
और ये आपके एडवर्ब ही कहे जाते हैं, यानी कि आपका नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया। तो ये शब्द कहाँ पर आते हैं? ये वाक्य के शुरू में आते हैं। तो ये ऑलवेज आपका कहाँ आ जाएगा? वाक्य के शुरू में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 8वां वाक्य, द रैट स्प्रिंग ऑन द टेबल, यानी रैट में चूहा होता है, स्प्रिंग माने कूदा या उछला, ऑन द टेबल माने मेज पर। अब कहोगे आपके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेज पर कूदा है ना, पर की अंग्रेजी ऑन लगा दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पर की अंग्रेजी ऑन भी होती है, अपॉन भी होती है, पर या ऊपर के लिए। लेकिन ऑन का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन में किया जाता है जब कोई चीज़ स्थिर अवस्था में हो। कैसी हो? स्थिर अवस्था में। जैसे कि ये मार्कर मेरे पे हाथ पर रखा हुआ है, तो इस तरह से ये स्थिर अवस्था में है तो ऑन है, और यदि ये गतिमान अवस्था में हो तो उस कंडीशन में ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का। यानी कि जब गतिमान अवस्था हो तो किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि ऑन कब आता है और अपॉन कब आता है। मैंने इसको रूल में भी डिस्कस किया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये प्रीपोजिशन है, इसको बढ़िया तरह से आप तैयार कर लोगे। आगे देखिए, द रॉबर किल्ड, लुटेरों ने मार दिया हिम माने उसको, बाई एन एक्स, किससे? एक कुल्हाड़ी से। यानी कि लुटेरों ने उसको एक कुल्हाड़ी से मार दिया। अब कुल्हाड़ी से मिस क्या होता है? बाई है ना, बाई दिया हुआ है इसमें। और हमने जब बताया था कि किसी यंत्र की सहायता से कार्य किया जाए तो उस कंडीशन में यंत्र के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद का। तो बाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? आपका विद आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी समझ गए होंगे। और बाई का प्रयोग हम सवारी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सवारी के लिए, ये आप समझ गए होंगे। और द्वारा के अर्थ में भी इसका किया जाता है। वैसे सवारी के लिए किया जाता है, जैसे कि आप कार से जा रहे हो, बाई कार, स्कूटर बाई स्कूटर, साइकिल बाई साइकिल, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। 10वां वाक्य देख लेते हैं, ही स्लेप्ट टू 8 AM। तो देखो इसमें समय वाली बात आ गई। किसकी बात आ गई? समय। और हमने आपको रूल लिखाया था कि समय के लिए हम टिल्ड का प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं। ये रूल्स हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, आप उनको अच्छी तरह से देख लेना। यदि आपने नहीं देखे हैं तो अच्छी तरह से देख लेना, और जो विद्यार्थी बिल्कुल तरह से नहीं देख पाए हैं वो प्ले स्टोर में जाके इसको अच्छी तरह से प्रत्येक रूल को देख सकते हैं, तब इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझ सकते हैं। तो टू की जगह क्या आ जाएगा? आपका टिल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, और देखा जाए तो प्रीपोजिशन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए ग्रामर के को, आप कहें कि हम सेंटेंस को ले लें तो सेंटेंस में भी इसका यूज होगा, आप कहें कि हम टेंस को ले लें तो टेंस में भी इसका यूज होगा, आप कहें कि हम स्टोरी में इसको यूज़ करेंगे, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश जो आपके एग्ज़ाम में आती है तो उसमें भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका जो यूज है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर इसको सिंटैक्स के बेस से ही कराया है। यदि मैं इसको और किसी पर्पज़ के बेस से कराता तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता और इसकी कई वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ती, और हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है हम उस टॉपिक से भटक जाते। यानी कि वैसे भी काफ़ी समय से ये टॉपिक चल रहा है आपका सिंटैक्स का, और इसके द्वारा तो और ज़्यादा विस्तृत हो जाता। तो मैंने इसको टॉपिक को आपके उसी बेस से समझाया जिस बेस से आपको समझना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब था कि ये टॉपिक आपके समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन जब हम स्टोरी कराएंगे या और किसी चीज़ में इसका यूज़ करेंगे तो हम इसको विस्तृत रूप से कराएंगे ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके और आप इसका प्रयोग भी आगे भी कर सकें। और ये टॉपिक भी आपका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको भी आप बढ़िया तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। कई टॉपिक हैं, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल है, आपका प्रीपोजिशन है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। जैसे कि आप तैयार कर लोगे तो उस समय आपको बहुत
ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। केम एंड सिट बिसाइड्स मी। अब देखो बिसाइड्स मी, बिसाइड्स शब्द दिया हो तो आपको करेक्ट करना है, तो आंख बंद करके इसकी जगह बिसाइड लगा दो, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिसाइड्स में होता है पास के लिए, किसके लिए आता है? पास। बिसाइड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम पास के लिए करते हैं। जब कोई किसी चीज़ के पास हो तो सिट माने बैठा है, बिसाइड माने पास, मी माने मेरे। वह आया और मेरे पास बैठ गया, आया और मेरे पास बैठ गया। तो पास के लिए क्या लगाते हैं? बिसाइड लगाते हैं। बिसाइड से नहीं लगाते हैं तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग हम करेंगे। 12वां वाक्य देख लेते हैं। He has been eating the food since 2 days। अब इसमें देखो 2 दिन शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 दिन। और दिन शब्द हमने बताया था कि कैसा होता है आपका? अनिश्चित होता है। दिन शब्द क्या होता है? अनिश्चित। और अनिश्चित के लिए हमने आपको ये भी बताया था कि अनिश्चित के लिए सीखेंगे जी क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? सिंस दिया हुआ है, तो सिंस को काट के क्या लगा दोगे आप? फॉर लगा दोगे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं आपको वीडियो में डिस्कस कर चुका था। मैंने आपको बताए थे बाई फेस कि कौन कौन से निश्चित होते हैं, कौन कौन से अनिश्चित होते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, यदि कि आपको कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो वो उनको यहाँ के यही समझ सकते हैं। यानी कि मैं इस तरह से एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि किसी विद्यार्थी ने इसके टॉपिक को, इसके रूल को भी नहीं देखा होगा तो वो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से ही इन वाक्यों को वो समझ सकता है। तो निश्चित जो समय होते हैं वो होते हैं आपके सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, आज, कल, परसों, अगला, पिछला। ये कौन से होते हैं? निश्चित होते हैं। अब आते हैं अनिश्चित। अनिश्चित में आते हैं घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, साल, रात, आधी रात, सप्ताह। तो देखो मैंने बताया था ना, घंटा, मिनट, सेकंड, दिन बोला था। अगर दिन का नाम आ जाता है तो फिर किस में आ जाएगा? वो सिंस में आ जाएगा आपका। अगर दिन का नाम आ गया, जैसे कि दिन का नाम आ गया आपका, और दिन का नाम क्या होता है? संडे हो सकता है आपका, मंडे भी हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही महीने का नाम आ जाएगा, महीने का नाम आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? तो भी सिंस आएगा। जैसे महीने का नाम आपका जनवरी है ना, और हम कहें कि महीना, तो महीना हमारा क्या है? ये अनिश्चित में आता है महीना। जैसे महीना आपका मंथ होता है, ऐसे 2 महीने, 3 महीने। तो बात समझ गए होंगे। तो सिंस और फॉर का पूरा क्लियर हो चुका है। अगला वाक्य देख लेते हैं, 13वां वाक्य। वी हैव नॉट बीन सीइंग हिम फॉर लास्ट वीक। लास्ट में क्या होता है? पिछला। अब देखो वीक में क्या होता है? सप्ताह। अब आप इसमें भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये तो आ गया आपका निश्चित का पिछला, और सप्ताह आ गया आपका अनिश्चित का। बात समझना कि पिछला शब्द किसका आ गया? सिंस का। बोला ना हमने अगला पिछला बोला था, तो ये इसका हो गया सिंस का, और इसमें बोला था सप्ताह अनिश्चित में। तो देखो बात वही मानी जाती है जो पहले आती है। जो बात पहले आती है वही सत्य मानी जाती है। ऐसा मत करना कि आप इस वीक को देख के सही कर दो। जो फर्स्ट में जो बात आती है वो सही होती है, और फर्स्ट में बात आ रही है पिछला शब्द, और ये आता है आपका निश्चित में, तो यहाँ फॉर की जगह क्या लग जाएगा? आपका सिंस आ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप कि जो शब्द पहले आता है उसकी गरिमा होती है, उसको ही हम मुख्य मानते हैं। अब मुख्य कौन सा आया? पिछला, और वो वीक आया उसके बाद में, तो हम पहले वाले को ही वरीयता इसमें देते हैं। अगला और लास्ट वाक्य देख लेते हैं। ही जंप्ड इन द रिवर। वह नदी में कूद गया। फ्रॉम द ब्रिज, किससे? पुल से। वह पुल से नदी में कूदा। अब देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्रीपोजिशन हमारी इन दिखाई दे रही है। और देखो जंप में क्या होता है? आपका गति होती है। और हमने बताया था कि गति के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से
इनकी जगह पर क्या लगा दोगे, इनटू लगा दोगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें एक और आपका मैंने इसमें सेंटेंस नहीं दिया है, मैं उसमें ही काफ़ी सारे सेंटेंस कराए थे, यानी कि अमंग और बिटवीन। बिटवीन और अमंग, बिटवीन मतलब कोई चीज़ दो के बीच में बांटी जाती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, यदि चीज़ बहुतों के बीच में बांटी जाती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो इस रूल को भी बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इस तरह से जितने भी वाक्य हैं इनको बहुत ही बढ़िया तरह से आप डिस्कस करोगे, 2-3 बार इनको प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आप जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है क्योंकि दूसरे विद्यार्थी भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।